पाकिस्तान का एक शोबा इंसाफ की फराहमी में पेश पेश रहता है और इसमें वकला का अहम किरदार पाया जाता है अपने साइलिन की इंसाफ दिलाने में। लेकिन वकला के मसाइल बेतहाशा पाए जाते हैं। वो वकला के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि माहिर कानून के इंटरव्यूज़ किए जाएँ। उसी नशिस्त में आज माहिर कानून उम्मीदवार सिंध बार कौंसल जनाब वकार आलम अब्बासी साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह पाक की रहमत है। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तदाई तारुफ। जी मैंने 2010 नहीं, से अपनी वो हम प्रैक्टिस का वकालत के शुबे में हम बाद में वकालत आएंगे। के शुबे में। बाद में आएंगे। आप ब्लोइंग कहाँ से करते हैं? आपके अयाम कैसे गुजरे अच्छा बचपन के? जी, मेरा बेसिकली मेरा होम टाउन है जी आपके और मैं बाय बर्थ कराची में हूँ। सज्जाद और अली शाह साहब के इलाके से? जी जी, सजाद अली शाह साहब का इलाका थोड़ा आगे, हाँ, थोड़ा अमजद अली पीछे शाह में। साहब। हाँ, मैं ख़ास हैदराबाद का हूँ। जी। और मेरी इनिशियल जो एजुकेशन है वो तमाम कराची की है। यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। जी। मेरे रिलेटिव जो है वो सब अभी तक गांव में है, लेकिन हमारी फैमिली जो है वो कराची के अंदर सेटल्ड हो। अपनी तालीमी अयाम के बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, मैंने इनिशियली जो है वो मैट्रिक किया अपना जेनिंग सेकेंडरी स्कूल से। 10 के ऊपर ये स्कूल था। और वहाँ से फारिग होने के बाद मैंने इंटर अपनी जो है वो डीजे साइंस कॉलेज से की। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मेरी जो है वो एसएम आर्ट कॉलेज से हुई। हम्म। और फिर मैंने लॉ एसएम लॉ कॉलेज से किया। मतलब मेरी जो मैट्रिक के बाद जो तालीम थी जी। वो एक ही चौरंगी की गिर्द घूमती जी। थी। तो एसएम लॉ कॉलेज में जो आपने एलएलबी किया, वो ये कौन से सन की बात है सर? सर मेरी एडमिशन थी 2003 और 4 की। जी। और मैं पास आउट हुआ 2007। तो सर आला तालीम हासिल करने के बाद आपको शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताऊं कि ये शायद एक हादसाती हम्म। अमल था मेरे साथ। वकालत के शोबे में आने का कोई मेरा माइंड सेट नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। जी। लेकिन बस हालात ने मुझे इस तरफ कन्वर्ट कर ऐसे क्या हालात पेश आ गए जो कि आपने शोबे वकालत ज्वाइन किया? और भी बेचाचा शोबे जात मौजूद दिया। देखिए, थे? उस वक़्त अशायद आपको अगर मेरे इस टेन्योर की जब बात मैं कर रहा हूँ, जब मैंने मतलब लॉ किया, तो उस वक़्त 2007 के अंदर और उससे पहले जो है वो यहाँ पे मार्शल लॉ का एक जी। सिस्टम था, जी। चीज़ें थी, लाक़ानूनियत के बहुत से मामले जी। थे, कानून पे बहुत सी बातें हो रही थी, जी। माशरे में बहुत से मसाइल थे। तो शायद ये वो तमाम अंसर थे, जिन्होंने मुझे कन्वर्ट किया कि मैं वकालत के शोबे की तरफ आगे तो बढ़ूँ। सर जब आपने 2007 में अपनी वकालत का शोबा ज्वाइन किया, उस वक्त आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? देखिए, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग आपको बात लगेगी जी। कि मैंने 2007 में जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मैं जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया। मैंने अपनी इनरोलमेंट आगे 2010 के अंदर की। जी। जब मैंने 2010 के अंदर आके अपनी इनरोलमेंट की तो मेरे तमाम क्लास फेलोज उनका एक्सपीरियंस हो चुका था 2 साल का। जी। तो मेरा उस्ताद कोई भी नहीं था, ये तमाम दोस्त थे जिनके साथ मिलजुल के मैंने अपने अमल को सीखना, प्रैक्टिस को सीखना, हम्म। कानून को सीखना शुरू किया। सर जैसे कि आपने माजी में अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया और आप आला प्रोफेशनल वकील बन गए। और आज ऐसे भी वकला हैं जो कि जज अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल खदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में देखने में आ रहा है कि नए आने वाले वकला शॉर्टकट चाहते हैं, प्रैक्टिस से नाला नज़र आते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती। क्या वजूहत हैं? देखिए, मैं इसमें दोनों अनासर को जो है ना वो उसका ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। जी। खाली यंग बुकला ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है। हम जो सीनियर बुकला हैं, जो ओहदेदारान हैं, जी। उनकी भी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि देखिए, हम अपने आप को अगर पास्ट में ले जाएँ तो जब हम आए थे तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई जी। मतलब एडवाइस नहीं थी। तो हमारे दोस्तों और चीज़ों की वजह से हमारे सीनियर्स ने कुछ ने हमें एडवाइस की, कुछ ने डायरेक्शन दी, तो हम इस फील्ड के अंदर एक प्रॉपर वे में हैं। जी। आज प्रॉब्लम ये है कि यंग लॉयर्स को प्रॉपर डायमेंशन देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, जी। उनके प्रोफेशनल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये भी अनासिर सामने आया है कि कानूनी तालीम तो आम हो गई है,
लेकिन इसमें भी फुकदान पाया जाता है। ये बात दुरुस्त है? देखिए, चीजें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, लेकिन जब आपके अंदर फ्लॉज हों, जब आपके मामलात कमजोर हों, देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पेशे को वो ये है कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट जी, जो चाहिए है वो फाइनेंशियल सपोर्ट इसको मिल नहीं पाई। जी, फिर जो बार्स हैं उनके अपने कोई सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं है, जी। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जो बहुत सी और चीजों को जन्म तो देते सर हैं। रियासत की तरफ से फंडिंग नहीं होती बार देखिए, को? रियासत की तरफ से अगर गवर्नमेंट आपको साल के अंदर बाहर को 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया दे जाए, हुँ, सपोज आप कराची बाहर है जिसमें 20,000 से ऊपर बुकलाएं, तो 1 करोड़ या 2 करोड़ में उनकी क्या वेलफेयर या क्या चीज होगी। हम हुँ, कह रहे हैं कि आप बार एसोसिएशन को भिखारी मत बनाएं, जी, आप बार एसोसिएशन को खुद कफील बनाएं, हुँ, आप उनको ऐसे सोर्स दें जिससे वो अपनी इनकम खुद जनरेट करें, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हुँ। क्योंकि जब बार अपनी इनकम खुद जनरेट करेगी तो बार अपना असल मकसद और अपनी असली आवाज इंडिपेंडेंटली उठा सकते। सर आपने सिविल कोर्ट से अपने करियर का आगाज़ शुरू किया, तो उस वक़्त आपने क्रिमिनल और सिविल मुकदमात से शुरू किया होगा। आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं? सर मेरी वैसे बेसिकली जो प्रैक्टिस है स्पेशलाइजेशन है और मेरी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा वो क्रिमिनल प्रैक्टिस है और मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस ही की तरफ अपनी जो है वो मतलब फोकस किया हूँ अगर मतलब। सिविल कोर्ट की बात की जाए, तो सिविल कोर्ट के बड़े मसाइल पाए जा रहे हैं। वकला के चैम्बर हैं, इसी तरह पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, साइलिंग के लिए बैठने की जगह मैसर नज़र नहीं आती। पानी भरा हुआ है। कल मैं सिटी कोर्ट की तरफ मैंने रुख किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा गहमा-गहमी मची हुई है। उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से अगर मेरा घर 2 कमरे का मकान है और हम 3 लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं हुँ, और आज उस घर के अंदर 20 अफराद हो जाए हुँ, तो लाजमी बात है वो 3 कमरे की अकोमोडेशन हमारे लिए कम पड़ेगी। जी, तो इसलिए अब सिटी कोर्ट का स्ट्रक्चर आप देखें 70 साल पुराना स्ट्रक्चर है। जी। वही तमाम चीजें, सीवरेज के निज़ाम वही, पानी का निज़ाम हाँ। वही। तो इन तमाम तो सर चीज़ों माज़ी से लेके मौजूदा वक़्त तक बार की क़यादत का क्या किरदार रहा है? देखिए इसमें बड़े ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने मतलब यहाँ पे जब मैं खुद रिप्रेजेंटेटिव था एज़ अ जनरल सेक्रेटरी, हुँ, तो मैंने सीएम साहब को भी उस वक़्त के चीफ साहब को भी ये सजेशन दी थी कि आप ये तमाम कोर्ट्स को एक नई जगह, एक खुली जगह, जी, सेंटर ऑफ द सिटी, सेंट्रल जेल है, उसको आप रिमूव करें क्योंकि हुँ, पूरी दुनिया के अंदर जेल जो है वो हाईवेज़ पे होती है, शहर से बिल्कुल, बाहर होती है और जी, वहाँ पे आप तमाम कोर्ट्स को मुंतकिल करें, एक अच्छे प्लान निज़ाम के हुँ। ज़रिए वहाँ पे बिल्डिंग्स उसी में बनाएँ, पार्किंग जिसमें प्लाज़ा भी हों। पार्किंग भी जी, हो, बुकला के जी, चैम्बर्स भी हो, जजों की स्पेस भी हो। अगर आप सिटी कोर्ट जी, में देखेंगे तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि एक जज बिल्कुल 4 बाई 4 की जगह पे बैठा हुआ है, तो क्या उसका स्टेटस होगा, क्या हुँ, इसका उसका इंप्रेशन साइलेंट पे होगा, ये बहुत चीज़ें मैटर करती जी। सर, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आप कराची बार के जनरल सेक्रेटरी भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो आप जब जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो आपके पास ऐसे क्या मंशूर थे वकला के हवाले से या साइलिन के हवाले से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सेक्रेटरी के दौर के अंदर जो बाहर के जो फंड्स है वो माइनस से 6.5 करोड़ तक लेके गया। हुँ, फिर हमारा एक क्लब था वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल वैकेंट पड़ा हुआ था। हुँ, मैंने अपने टेन्योर के अंदर 5 साल के बाद उसको मैंने दोबारा से रेनोवेट कराया हुँ, और उसको रेंट आउट किया और वो 27 लाख की कराची बार की इनकम जनरेट की। जी। मैंने टाउटिज़्म के खिलाफ बायोमेट्रिक शुरू किया बुकला का। मुनीर मलिक साहब के दौर की बात है ये? ये पिछले जी पीछे? 2020 के दौर अच्छा, की बात अच्छा। है। फिर मैंने वेरिफिकेशन स्टार्ट की हुँ, वकालतनामे की जिसकी इनकम जिससे एक तो वेरिफिकेशन से टाउटिज्म पे इफेक्ट हुआ। हुँ। फिर उस इनकम को मैंने स्टेपंड में यंग लॉयर्स को तकरीबन 900 नए वकला को मैंने पर मंथ 10,000 रुपीज आखिरी 2 महीने के लिए जो है वो स्टेपंड दिया हुँ। क्योंकि फंड्स चीजें और सब चीजें मैनेज करना सर था। वकला बार के हवाले से तो आपकी खिदमत काबिल तारीफ़ रहीं। सवाल ये बनता है कि अभी आप सिंध बार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वकला के बेतहाशा मसाइल पाए जा रहे हैं, जिसमें वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। वकला पर आए दिन झूठी एफआईआर दर्ज की जाती हैं, शहीद किया जा रहा है। इस हवाले से क्या तजावीज़ हैं आपके पास? देखिए, हमें सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की सुधार के लिए हमें अपने अंदर सुधारना हुँ, पड़ेगा। हमारे अंदर अगर कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारे प्रोफ़ेशन को या हमारे सिस्टम ख़राब को करने की ख़राब कर कोशिश रहे हैं, है। जी, तो हमें उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जी। क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कानून की बालादस्ती चाह रहे हैं, वो कुछ कम अनासर की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हुँ, अगर आप एक साफ दरिया और उसके अंदर एक छोटा-सा
गंदा नाला आप शामिल कर दें तो वो साफ दरिया बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मेरी पूरी तरजीहत है कि सिंध बार के अंदर लॉज के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो मैं चीज़ ये समझता हूँ कि ऐसी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि जो ये यंग लॉयर्स हैं, खाली प्रैक्टिस में नहीं, ये प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में भी आगे आ सकें। ऐसा ना हो कि अगर मेरे जैसा बंदा है, अगर वो कोई इलेक्शन कंटेस्ट करता है और जीतता है, तो वो मुसलसल ही कंटेस्ट करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज देखने में ये भी आया कि आजकल झूठे वकला की भरमार पाई जा रही है। इसमें क्या राय अमल तय किया गया है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना, मैंने अपने टेन्योर के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ वकालतनामा शुरू की थी। आप कोर्ट्स में तो किसी आउटसाइडर को रोक नहीं सकते हो क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, लेकिन आप एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हो कि वो बंदा कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा न बन सके। जी सर, देखने में आया है कि आजकल वकला का एतमाद और इत्तेहाद आप पर जारी और सारी है। वकला की निगाहें आपके ऊपर हैं। अगर आप सिंध बार का इलेक्शन कैंडिडेट कामयाब हो जाते हैं, जीतने में कामयाब होते हैं, तो आप अपने वकला के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, मेरी तो सबसे पहले ये कोशिश है कि जो सिंध बार के एसेट्स है, हमारे बदकिस्मती से हमारे कई ऐसे वकला हैं जिनको सिंध बार के ना एसेट्स का ही पता नहीं है कि हमारे पास सिंध बार में क्या कुछ है। तो मेरी पहले पूरी कोशिश होगी कि जो एसेट्स हमारे रिजर्व पड़े हुए और बर्बाद हो रहे हैं, हम उनको वकला की फलाह बहबूद के लिए यूटिलाइज करें। तो आगाही के हवाले से भी कोई मुहिम चलाने की? जी बिल्कुल, मैंने अब तो मतलब चीज़ें तेज़ हो गई हैं, तो मैंने काफ़ी दोस्तों को अक्सर बताता हूँ कि हमारी सिंध बार की क्या-क्या मामलात हैं। एक स्पेशली जैसे एक हमारी प्रॉपर्टी क्लिफ्टन के एरिया में काफ़ी अरसे से वैकेंट एक प्लॉट पड़ा हुआ है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, तो मैं उसे यंग वकला और सीनियर वकला की फलाह व बहबूद के लिए यूटिलाइज़ करने की भरपूर कोशिश। निचली सज़ा की अदालतों की अगर बात की जाए, निचली सज़ा की अदालतों में सिविल मुकदमात के साथ फैमिली मुकदमात की भरमार पाई जा रही है। कैसे निपटाया जाए? देखिए, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की सतह पर एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब तक आप अदालतों में गलत लोगों के खिलाफ फैसले नहीं देंगे, झूठे मुकदमात करने वालों के खिलाफ फैसले नहीं देंगे, इन चीज़ों की रोकथाम मुमकिन नहीं है। इन लोगों पे जब ये खौफ आएगा कि अगर मैं अदालत में कोई झूठा मुकदमा लेके जाऊँगा, तो मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो तब ये तमाम चीज़ें तो सर, झूठे मुकदमा पर जज साहिबान का क्या लाएअमल होता है? क्या उनके पास कलम की ताकत नहीं है आजकल के दौर में? अगर है तो वो यूज़ क्यों नहीं करते और इन पे जुर्माने आयद क्यों नहीं करते? देखिए, मुझे अब नहायत शर्मिंदगी से, क्योंकि मैं भी स्पेशल से मुंसलिक हूँ, मुझे नहायत शर्मिंदगी से ये बात कहनी चाहिए, कह रहा हूँ मैं कि अगर ये तमाम निज़ाम बेहतर होता है तो आज माशरे का ये हाल नहीं। सर, इसी तरह हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा पाए जा रहे हैं। नए और पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? देखिए, मेरे लिए मेरे ज़हन में तो तस्वीर की एक सबसे बेहतरीन सजेशन ये है, हम मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और दूसरी इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में ये तमाम चीज़ें, लेकिन उनकी बेसिक जो जुडिशियल सिस्टम है, उसकी जो मेन चीज़ है, उसको हमने आज तक कभी फॉलो नहीं किया। और वो ये चीज़ है कि उनके यहाँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। तो आप भी अपने यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट कर दें, वो स्क्रूटनाइज करें कि आया ये मुकदमा अदालत जाने की काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो वहीं से डिस्चार्ज हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके जुडिशियल सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगी और लोगों के लिए इंसान की फराहमी को भी आसान। तो सर, 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए, इसका क्या काम है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 26वीं तरमीम हमारे लिए एक काला कदम है, क्योंकि इसमें बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत सी तकलीफात हैं, जुडिशरी के लिए भी, वकला के लिए भी। तो लाजमी बात है, इसमें हमारी मतलब आपके तवज्जो से भी ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम अरबाब इख्तियार, हमारे सीनियर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इसको देखें कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसाफ की फराहमी के लिए, जो इस निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा। सर, 2007 में जैसे कि आपने शोबे वकालत में कदम रखा, उस वक्त एक तहरीक चली अदलिया की आज़ादी के हवाले से और जज साहिबान की बहाली का मुतल्लिक़। अली अहमद कुर्द साहब उसको लीड कर रहे थे। सवाल यह है कि आप भी उस लीड में हिस्सा लिया होगा आपने। सवाल ये बनता है कि कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर से अदलिया में खामियाँ शुरू हुई, फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार, काजी फायज ईसा। ये तासुरात दुरुस्त हैं या सिर्फ
देखें, लाज़िमी बात है ये तासुरात इसलिए लोगों को दुरुस्त लगते हैं कि जो लोगों ने तवक्कुआत 2007 की तहरीक के बाद लगाई थी, जी, मतलब जैसे आपने अभी कहा कि जी, मतलब हमारे रहनुमा जैसे यासीन साहब थे, जी, हमारे अली अहमद कुर साहब जी, थे और बहुत से हमारे रहनुमा थे। इन सब ने मतलब बहुत सी कुर्बानियाँ दी जुडिशरी के लिए, लेकिन जुडिशरी ने उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये जितने भी जस्टिसेज़ आए, जितने भी जी, सरबराह आए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए, इंसाफ की बेहतरी के लिए और एक आम आदमी को इंसाफ पहुँचाने के लिए जी। कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए, जितना लोगों ने उस तहरीक के अंदर कुर्बानियाँ दी थी उसके वजह से। अदल और इंसाफ दो पहलू हैं। अदल और इंसाफ की तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसाफ की फराहमी में कहाँ रुकावटें पेश आ रही हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हर कदम के अंदर है। जब पहला बंदा एक अपनी कंप्लेन लेके थाने जाता है, जी, वहाँ से लेके आखिरी फैसले तक, जी, उसका वक़्त, उसका तरीक़ेकार, उसको जो मुख्तलिफ़ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनमें जो उलझाया जाता है, हर कदम के ऊपर एक आम आदमी के लिए तकलीफ़ ही तकलीफ़ है इंसाफ की माँग। अदलिया से सिफारिशी कल्चर को कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए अल्जीरिया से सिफारशी कल्चर को एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है कि जब आप तमाम चीज़ों को मेरिट पे लें। हुँ, जब आप बुकला को भी मेरिट पे उनके इंटरव्यूज़, उनके टेस्ट करें, आप जुडिशरी के भी जी। जो टेस्ट हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो मेरिट पे करें, तभी ये सिफारशी कल्चर खत्म सर, आप एक वकील हैं, वकला के क्या मसाइल हैं? देखिए, वकला के तो बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको एक चंद बात हैं बताऊँ, जी, जी, ज़ानी इस वक़्त जो सबसे बड़ा वकला के लिए मसाइल है, वो सबसे अहम चीज़ है कि वकला के लिए मेडिकल का कोई फैसिलिटी नहीं है। जी, फिर ऐसे वकला हैं, जो बेचारे कोसों दूर, 20-20 किलोमीटर दूर बसों में धक्के खाते हुए आते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का हुँ, मसला है। फिर जो जैसे मैंने आपको बताया यंग लॉयर आता है, इनिशियल उसकी कोई इनकम नहीं होती, हुँ, उसके लिए कोई वज़ीफ़े का मामला नहीं है। फिर जो सीनियर वकील है, जो वो अपनी एक 20, 25, 30 साल की खिदमत इस प्रोफ़ेशन को दे के अपनी सेहत की वजह से मजबूर हो जाता है, हुँ। उसके लिए फैसिलिटी देने के लिए कोई मतलब मामला नहीं। तो हमें जैसा कि आपकी कदम-कदम पे खिदमत मसाइल कराची बार में रहीं, आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी, तो सिंध बार में भी ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन कराने में कामयाब होंगे आप? देखिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कहा ना कि कराची बार का तो मुझे 1 साल का टाइम मिला था जी, और ये 5 साल का 5 साल का टाइम टाइम है। है। जी, मैंने वहाँ पे आपको कहा कि मैंने यंग लॉयर्स के लिए 10,000 रुपए महीना वज़ीफ़ा जी, इंट्रोड्यूस कराया था और अल्लाह ने अगर मुझे कामयाबी दी, बाकी मामलात के साथ, मैं इस चीज़ पे खाली यंग वकला नहीं, जो सीनियर वकला हैं, जो अबव 50 हो चुके हैं हुँ। और जिनकी सेहत अब इस प्रैक्टिस की और इस ज़िम्मेदारी उठाने की उनको इजाज़त नहीं दे रही, तो मेरी कोशिश होगी कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुज़ारें। के साथ वकला के हाउसिंग सोसाइटी का भी बड़ा मसला है। उसके लिए भी आप आवाज़ बुलंद करेंगे? देखिए, बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटी कुछ हमारी पहले एक हाउसिंग हुँ, सोसाइटी हैं, कुछ अलॉट हुई हुई हैं, उनकी अलॉटमेंट का मसला है, ज़मीन की देने का जी, मसला है। ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे वुकला में तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने घर हैं। जी, 40% वो लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं। हुँ, तो हमें पहले उन 40% को प्रिफ़ेयर करना चाहिए हुँ। कि उनका ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामलात हल हों। लेकिन मेडिकल ऐसा मामला है कि वो 101% तमाम वुकला के लिए ज़रूरी है। आप प्रोफ़ेशनल वकील हैं, अदलिया को किस निगाह से देखते हैं? अदलिया के मामलात को किस निगाह से देखते हैं आप? मैं सिर्फ़ देखिए आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप इंसाफ की सीट पे बैठे हैं। हुँ, आप पे अल्लाह ने आपको ज़मीन काज़ीगर पे अपना नायब बेशक, बनाया है। बेशक, जिस बेशक। इंसान को नायब कहा गया है, जी, अल्लाह ने अपने इख्तियारात आपको दिए जी, कि किसी की ज़िंदगी, मौत, किसी की आज़ादी कैद आपके हाथ में। तो जी। खुदारा आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें क्योंकि हमारे दीन की बुनियाद भी इंसाफ ही के ऊपर है और अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे हो गए, तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इस माशरे के 70 से 80% मसाइल खुद ब खुद हल हो। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को देखा जाए तो कराची की सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं। ट्रैफ़िक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो सूबाई हुकूमत के साथ ज़िला इंतज़ामिया का क्या किरदार है सर? सर, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद गाँव देहात हमसे बहुत बेहतर है इस जी, कराची शहर से, जी, क्योंकि ना यहाँ पे 16 घंटे की लोड शेडिंग है। जी, आपको पानी आपको नहीं मिलता, वो आपको हुँ, टैंकर के ज़रिए खरीद के चाहिए। गैस आपको नहीं मिलती, वो आपको सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। रोडों का हाल आपने देख लिया। जी। यहाँ पर तमाम के तमाम हुक्मरान सिर्फ़ आके टीवी शोज़ में, इंटरव्यूज़ में सब कुछ अच्छा बताते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड के ऊपर जाएँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस शहर का पुरअसरान हाल कोई नहीं।
सर कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम-ए-सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर देखिए, मसला कश्मीर का वाहिद हल है कि जो यूएनओ की करारदाद के मुताबिक उनको ये हक दिया जाए कि वो जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, चाहे वो अपनी आज़ाद रियासत की तरफ जाना चाहें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहें, चाहे वो इंडिया के साथ इलाक़ करना चाहें, कश्मीर का हक कश्मीर के लोगों को ही मिलना चाहिए। मुझे, आपको ये इख्तियार नहीं है कि हम कश्मीर के बारे में कहें कि भई कश्मीर हमारे साथ आ जाए। कश्मीर के लोग जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनका हक है, उनका हक है खुदा रहते है कि वो जिस जगह पे चाहें उनको आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त। फ़ौज पाकिस्तान की बात अगर की जाए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने आलमी सतह पर कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की है, तो इससे कुछ राहें हमवार होंगी? देखिए, बिल्कुल डेफ़िनेटली होंगी और पाक अफ़वाज की जो ज़रूरत है हमारे मुल्क की, आप यमन, इराक, जिन लोगों में जिन जिन अवामों ने अपनी फ़ौज के खिलाफ़ चीज़ें की, आज उनका हाल आप देख सकते हैं। तो फ़ील्ड मार्शल साहब की जो ये आवाज़ है, हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को ये देख सकते हैं जी। कि उनकी इस आवाज़ से अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हमारे बड़े मज़बूत हुए हैं और हमें उम्मीद है कि उनकी इस आवाज़ की बदौलत कश्मीर का मसला भी किसी न किसी सूरत में जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हल होगा। इंशाल्लाह। सर कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कश्मीरी अवाम को सिर्फ़ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी, आपकी हिम्मत को सलाम और हम जब तक हमारी साँसें हैं, हमारी अवाम की साँसें हैं, हम आपके साथ शाना-बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जल्द जी। आपका हक़ खुदा-र-दियत आपको अता करेगा। कश्मीर न्यूज़ चैनल के हवाले से नए आने वाले वकला को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर, मैं आपके चैनल से नए आने वाले वकला को सिर्फ़ एक ही पैगाम देना चाहूँगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, हुँ, आपने इस प्रोफ़ेशन में लगन के साथ वकालत को सीखना है। जी, पहले आप वकालत सीख लें, फिर उसके बाद आप प्रोफ़ेशनल सियासत की तरफ आएँ। किसी भी कामयाब इंसान को बनने के लिए जी। कम से कम 1 सदी चाहिए होती है, 10 साल चाहिए होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस प्रोफ़ेशन को सिर्फ़ 4 से 5 साल मेहनत के साथ दे दें, तो इंशाअल्लाह आप कामयाबियों को सीधे चलेंगे। अगर आपके कारोबार की बात की जाए, तो आपने फरमाया कि वकालत तो एक ऐसा चीज़ शोबा था जिसकी वजह से आप फेरे हो गए। ये जो आपका शोबा है, तो इसमें कैसे ये आपने मेरे मेरे असल में मेरे कज़न हैं। जी, उन वो बाहर से जो है वो अपना मतलब काम वगैरह ख़त्म करके आए, तो लाज़िम बात है सुबह मेरा ऑफ़िस जो है वो बाकी ऑफ़िसेज़ भी हैं, जी, मैं उनको यूज़ करता हूँ, तो ये सुबह से ऑफ़िस खाली रहता था। तो जी। उन्होंने कहा कि यार मैं कोई अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि भाई मोस्ट वेलकम। ये ऑफ़िस सुबह तो खाली होता है, शाम तक तो कोई इसमें सेटिंग नहीं होती, तो आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो इस बिज़नेस को रन करते हैं। अच्छा, ये बिज़नेस आपका नहीं है, नहीं, नहीं हमारा बिज़नेस सिर्फ़ काला अलग हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका वक़्त देने का, थैंक बड़ी यू। नवाज़ी थी।